बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, ये हमारा इस साल का आज लास्ट प्रोग्राम है और हमने चाहा कि इस साल को कुछ हद तक हम एनालाइज करने की कोशिश करें कि ये साल पाकिस्तान के लिए कैसा रहा। तो नाज़रीन, इस साल का आगाज़ ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ हुआ था, फिर इलेक्शंस हुए, इंतखाबात का इनेकाद हुआ। अगर साल 2024 की बात की जाए तो ये एहतजाज का साल अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस साल बानी पीटीआई के लिए ये साल भारी साबित हुआ, जहां उनको साइफर और इद्दत केस में रिलीफ मिला, बल्कि वो उसका शिकार भी हुए, फिर उनको रिलीफ पे मिला। सो दीगर इसके अलावा भी कई केसेस हैं जहां पर जिन केसेस में उनको सजाएं सुनाई गई। इस साल की अहम खबरें जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि हमारी टीवी स्क्रीन की जीनत बनी रही, उनमें सर फहरिस्त 26वीं आईनी तरमीम है। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो मखसूस नशिस्तों का मामला था, इंतखाबी धांधली के इल्जामात, मुल्क में बढ़ती हुई दहशत गर्दी की खबरें बार बार सामने आती रहीं। फिर 9 मई के केसेस, बानी पीटीआई की सजाएं, नैब तरामीम, अदलिया और हुकूमत के इख्तलाफात। इसके अलावा जिस पे कल हमने डिबेट भी की थी, इंटरनेट की बंदिश, ये बड़ा हॉट टॉपिक रहा इस साल का। अमेरिका से मुसलसल पाबंदियां, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थी, ऐसी खबरें थी जो कि सर फहरिस्त रहीं। अब अगर आलमी दुनिया से देखा जाए तो आलमी दुनिया से भी ये साल इसमें बड़ी तब्दीलियां देखने को मिली। उनमें डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो वो दूसरी मरतबा अमरीकी इंतखाबात में उनको कामयाबी मिली। इसके अलावा अगर देखा जाए बांग्लादेश में हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा, शाम में भी बशार अल असद का 24 साल इक़्तिदार था जो कि खात्मे की जानिब गामजन रहा। फिर साल 2024 के आगाज में हमारे मुल्क में महंगाई जो कि 38% की परसेंटेज से या उस रेशियो से बढ़ रही थी, वो अब उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया गया। डॉलर जिसकी कुछ प्रेडिक्शंस की जा रही थी कि वो 350 को भी शायद क्रॉस कर जाए, लेकिन उसकी रफ्तार को भी कुछ हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कम किया गया। तो पाकिस्तान ने 10 साल बाद करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हुआ। साल के आगाज में ये रोज हमें खबर मिल जाया करती थी, शायद हमें लगता था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑल्दो एक आम आदमी की अगर बात की जाए तो वो मुश्किलात उसके लिए बदस्तूर बरकरार हैं अभी भी, मगर हम ये उम्मीद करते हैं कि नया साल आएगा, कुछ नई उम्मीद होती है नए साल के साथ ही। तो अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि जब नया साल आएगा तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, हर एक इंसान के लिए जरूर कोई बेहतरी लेकर आएगा। आलमी सतह पर नाज़रीन, पाकिस्तान जो कि इसके अलावा आप कह सकते हैं कि तन्हाई का शिकार होने लगा था, हमारी कुछ फॉरेन पॉलिसी से मुतालिक या दीगर मसाइल भी थे, उसमें भी कुछ हद तक बड़ी कामयाबियां इस साल पाकिस्तान ने समेटी। एससीओ कॉन्फ्रेंस, उसकी मेजबानी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात थी, इस साल में वो हुआ, जिससे सफारती मुहाज पे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक बड़ी सतह पर जाके कामयाबी मिली। इसके अलावा भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली टाइम कम होता है, बहुत सी चीजें जिनको डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन जितना मुमकिन हो सकेगा करेंगे। इस पर डिस्कशन करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं जी बैरिस्टर साद रसूल साहब, और साथ ही में ज्वाइन कर रही हैं आमिना शेख साहिबा भी। आई वेलकम यू बोथ। साथ साहब, हमारा इस साल का आखिरी प्रोग्राम है, इंशाल्लाह हम अगले साल मिलेंगे अब, लेकिन ये साल आपकी नजर में कैसा रहा पाकिस्तान के लिए? क्या मेरा ख्याल है हुकूमत से अगर ये बात शुरू की जाए तो ज्यादा मौजू होगा। आपकी इजाजत? चले ठीक है, पहले हुकूमत की तरफ चले जाते हैं। जी, हुकूमत क्या कहती है इस बारे में? थैंक यू वेरी मच नम्रा। एक तो आप दोनों को और तमाम सुनने वालों को एडवांस्ड हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि दोबारा हम जब आएंगे तो हम 2025 में होंगे। Exactly, लेकिन आपसे मेरा थोड़ा सा एक गिला है, पहले मैं गिले से शुरू करूंगी फिर मैं अच्छी बातों पे आऊंगी कि आप माशाल्लाह यू आर एन एक्सीलेंट होस्ट, वेरी यंग, वेरी एनर्जेटिक, और आप इतने जोश और जज्बे के साथ हमेशा सारी अच्छी बुरी बातें बताती हैं। लेकिन जब आपने इन्फ्लेशन के बारे में बताया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, 38% से थोड़ी सी कम हो गई, 38% से 5.6 पे आ गई है, थोड़ी सी कम नहीं हुई, लाइफ चेंजिंग। ये 8.9 पे वैसे इस महीने की अगर बात करें 5.6 पे नहीं आई, लेकिन मैंने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह उस पे भी काम हुआ। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि देखिए, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट अपनी जात की हद तक, मैं पिछले 11 साल से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ, और पॉलिटिक्स का जिक्र पहले करने का मकसद ये है, हम और चीजों पे भी बात करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स का जिक्र पहले करने का मकसद ये है कि पॉलिटिक्स जो है वो हुकूमत जैसे चलती है, मुल्क उसी तरह चलते हैं, मुल्क उसी हिसाब से तरक्की करते हैं, अवाम उसी हिसाब से जो है अवाम की जिंदगी पे भी वही चीज असर करती है। तो मैं समझती हूँ कि पॉलिटिक्स के हवाले से ना पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा अच्छा साल रहा है। आपने ये तो कहा कि एहतजाज का साल है, लेकिन एहतजाज का साल तो हमारी किस्मत फूटी जिस दिन से इमरान खान साहब मेन स्ट्रीम सियासत में आए हैं, उस दिन से एहतजाज का ही साल चल रहा है पाकिस्तान में। कोई श्राप लगा हुआ है हमें एहतजाज का इमरान खान साहब की सूरत में, क्योंकि वो अगर हुकूमत में होते हैं वो तब भी एहतजाज ही कर रहे होते, कभी वो एसी उतारने पे एहतजाज कर रहे होते हैं, कभी वो लोगों को जेल भिजवाने के लिए एहतजाज कर रहे होते। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी इररेलेवेंट थिंग व्हेन वी लुक एट द लार्जर पिक्चर।
जो अच्छी चीजें हैं वो ये है कि स्टेबिलिटी फाइनली पाकिस्तान में आ रही है, और मेरा ये कहना है कि किसी की भी हुकूमत हो, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में, एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस जिस वजह से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बेहतर नहीं हो सकी और अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा राइट ट्रैक पे है, वो ये है कि हम फाइनली स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह। टेक्निकली लोग तो कहते हैं कि जी 75 साल से पाकिस्तान बने, टेक्निकली मैं तो ये समझती हूँ कि पाकिस्तान 2008 में बना है, क्योंकि तब से आज तक ही डेमोक्रेटिक एक्सचेंज ऑफ पावर हुआ ना। उससे पहले तो हम हर थोड़े अरसे बाद कभी मार्शल लॉ आ जाता था और डिस्टेबलाइज हो जाता था सारा कुछ, फिर हम जीरो से शुरू करते थे। कब से शुरू हुआ पाकिस्तान बना? 2008 से। अच्छा 2008 से पाकिस्तान में एशिया कप भी हुआ था 2008 में। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है ना वो तब से शुरू हुई है टेक्निकली, क्योंकि उससे पहले वी नेवर हैड अ डेमोक्रेटिक एक्सचेंज ऑफ पावर। तो उस हिसाब से मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी चीजें हैं। रूल ऑफ लॉ को हमने फाइनली जो है वो तरजीह देना शुरू की है। हमने एक प्रेसिडेंट सेट किया बहुत सारी चीजों के ऊपर कि हम लॉ के ऊपर, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा, फिर स्पोर्ट्स की साइड पे देखें आप, तो हमने पाकिस्तान में ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया और बहुत सारे अवार्ड्स हासिल किए। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की खुशखबरी मिली पाकिस्तान को, पाकिस्तान होस्ट करेगा। एग्जैक्टली। और उसके अलावा हमने पंजाब में, अगर पंजाब स्पेसिफिक भी बात करें, पंजाब में हमने जो है खवातीन के लिए स्पेशली पहली दफा पिंक गेम्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराई, जिसके अंदर पाकिस्तानी पंजाब की खवातीन जो है वो बहुत ज्यादा हिस्सा लेंगी स्पोर्ट्स के अंदर। तो आई थिंक वी आर ऑल गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। एज आई सेड कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी 2008 से शुरू हुई है, तो वी आर येट अ वेरी यंग डेमोक्रेसी। बट आई फील जनरली 2024 बड़ा अच्छा साल रहा, और यही बात मैं समझती हूँ कि अगर इन पॉजिटिव, इसमें मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रही, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करी, बट मैं जेन्युइनली कहती हूँ कि अगर ये सारी चीजें और ये सारी अच्छाइयां, ठीक है हमारे में प्रॉब्लम्स भी होंगे, गवर्नेंस में भी प्रॉब्लम्स होंगे। आज साथ आपको खुश कर देते हैं ये मान के कि इस वक्त की हुकूमतों से भी कुछ गलतियां हो रही होंगी, लेकिन हर जगह होती हैं। मेरा ख्याल ये है कि हम पाकिस्तानियों को, जैसे वो बचपन में लिखते होते थे ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो हमें ये सोचना चाहिए सबको कि हमारा ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए एज पाकिस्तानी, नॉट एज PMLN, PTI और PPP। एज पाकिस्तानी ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए कि पाकिस्तान शुड कम फर्स्ट, पाकिस्तान की बेहतरी का सोचें, पाकिस्तान के मफाद का सोचें, और उसके आगे हम अपनी सियासी लड़ाई तो किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कॉज पे वो सियासी लड़ाई ना करें। फाइनली पाकिस्तान इज ऑन ट्रैक। अगर आज आप कहती हैं 8.9 पे, तो मैं चाहूंगी कल को 2 पे आए इन्फ्लेशन रेट। That is only possible when we all work together as Pakistanis. इंशाल्लाह we hope for that. साथ साथ पाकिस्तान ने क्या खोया इस साल में, क्या पाया? देखिए, हम इसके ऊपर तो जरूर बात करते हैं, और सब लोगों को नए साल की खुशियां मुबारक। सबसे पहले तो गुजारिश करूं कि शायर ने कहा कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बात तो तस्लीम हो गई। नवाज शरीफ साहब अपनी पॉलिटिकल तारीख में 3 दफा वजीर आजम रहे हैं। उन 3 में से 2 वो वक्त हैं जिसमें मैडम कह रही हैं कि जमहूरियत ही नहीं थी, क्योंकि जमहूरियत का सफर तो पाकिस्तान का 2008 में शुरू हुआ। तो चले हम मैडम बात पूरी करने देना, ऐसे ना करें, खुदा का वास्ता। आप मेरी बात को ट्विस्ट कर देते हैं। ओहो, मैं आपकी बात को नहीं ट्विस्ट कर रहा, आपने 4 दफा कहा। हम रीप्ले कर लेते हैं, खुदा का वास्ता मैडम। 2024 की मैं स्पेशल मैडम खुदा का वास्ता यार, आप सुन लेते हैं, फिर आप सारी बातें सही कर रही हैं, हम आपसे किधर इख्तिलाफ कर सकते हैं। लेकिन आपने जो एक जुमला 3 दफा दोहराया, आप कहती हैं, तो उसको हम कट करके साल का जो अगला हमारा पहला शो होगा उसमें वापस चला देंगे। आपने 3 दफा कम से कम कहा जमहूरियत पाकिस्तान में 2008 में आई है, जमहूरियत पाकिस्तान में, उससे पहले तो जमहूर था ही नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बात तो तस्लीम हुई कि नवाज शरीफ साहब के कम से कम दो अदवार मैडम उनको जमहूरियत नहीं मानती। वो किसके सर पे आए, किसकी गोद में आए, किसके बस पे आए, किसके खिलाफ साजिश करके आए। जो 90 की दिहाई जिसमें मैडम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कोई जमहूरियत अपना वक्त पूरा नहीं कर सकी, तो मैं मैडम को बताना चाहता हूं कि उनमें से 3 दफा नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत गिराई। 2 दफा बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत को नवाज शरीफ साहब ने साजिश करके गिराया, 1 दफा जनेजो साहब के खिलाफ साजिश की, और चौथी दफा तो जो हुआ वो हम सब ने देखा। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो बहुत उम्मीद है इस अगले साल से, 2025 से बहुत उम्मीद है, क्योंकि 2024 के आखिरी 3 दिनों में ही हुकूमत सच बोलना शुरू हो गई है।
ये अभी आपके सामने मैडम ने जिस तरह तस्लीम किया कि कम से कम 2 अदवार नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के आमरीत के थे, वो कम से कम जमहूरियत के नहीं थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके 2024 के साल के एंड में ऐसे समरात नजर आने शुरू हो गए हैं जिनकी वजह से 2025 में बड़ी उम्मीद होगी, और जिसका मेरा ख्याल है कि कतरा अव्वल ये मैडम की ये गुफ्तगू थी जिसमें उन्होंने 2008 से पहले की सारी हुकूमतों को गैर जमहूरी कहा। ठीक। देखिए 2024 के अंदर हम कुछ मवाजना थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2023 के एंड में पाकिस्तान की आवाम का ज्यादा एतबार था अदलिया पे, या आज 2024 के एंड में है, तो चंद लोगों के अलावा मैडम जिसमें शायद शामिल हों, फायज ईसा साहब जिसमें शामिल हों, इस तरह के दीगर कुछ लोग शामिल होंगे जो कहेंगे कि नहीं, कि हाँ वाकई अब एतबार ज्यादा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान सारा इस बात को तस्लीम करेगा कि अदलिया के ऊपर हमारा एतमाद इस साल में कम हुआ है। अच्छा। और अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग अपने सियासी वजूहात की वजह से ना भी तस्लीम कर सकें तो उन्हें हम रिमाइंड करवा देंगे कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट्स की रिपोर्ट ने पिछले साल पाकिस्तान की जो जस्टिस की रैंकिंग रखी थी उससे अब में कमी आ चुकी है। चले, ये तो हो गया एक इंस्टीट्यूशन। क्या पाकिस्तान की रियासत के जो ट्रेडिशनल स्टेट के पावर इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें और आवाम में 2024 में फर्क कम हुआ है या बढ़ा है? अगर आप इसका मवाजना कर लें तो वो 8 फरवरी हो या 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या 26 नवंबर हो, बहुत सारे लोग ये बात आर्ग्यू करेंगे कि इस साल के अंदर पाकिस्तान की रियासत के इदारों और अवाम में फर्क पहले से बढ़ गया। अगर आप इस गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी का मुकाबला कर लें तो 2023 के दिसंबर में फिर कुछ थोड़ा सा हिजाब था इस बात पे कि शायद अगर नवाज शरीफ साहब जब आके अपना इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि वो अक्टूबर में उन्होंने कबूतर शबूतर उड़ाए थे, तो पता नहीं फरवरी में आवाम का क्या सैलाब आ जाएगा और कैसे हुकूमत बनेगी। वो हमने 8 फरवरी भी देख लिया, सारी दुनिया ने उसको कवर किया, बीबीसी लिख चुका है उस पर, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख चुका है, वॉशिंगटन पोस्ट लिख चुका है, गार्डियन लिख चुका है, इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग एजेंसीज थी उन्होंने बात कर ली है, और पाकिस्तान की आवाम तो बाआवाज़ बुलंद इस पे गुफ्तगू कर रही है सोशल और डिजिटल मीडिया पर। तो जो कुछ थोड़े से भरम इस गवर्नमेंट के लीडरशिप के रहते थे 2023 के एंड में, वो भी 2024 के एंड के अंदर नजर नहीं आते। इस वक्त कोई ये आर्गुमेंट नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग इनकी अपनी पार्टी, के नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। वो नहीं है। 2023 के एंड में हमें बता रहे थे कि हैं देखना फरवरी में जब इलेक्शंस होंगे तो क्या स्वीप करेंगे। इस वक्त कोई बंदा ये आर्गुमेंट, नून लीग खुद ही आर्गुमेंट नहीं कर रही कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, या मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर लीडर हैं, या नवाज शरीफ साहब सबसे पॉपुलर लीडर हैं। कोई बंदा ये आर्गुमेंट नहीं कर रहा। तीसरी बात, 2023 के एंड में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी उससे अब में हमने बेहतरी लाई। ग्रीन पाकिस्तान SIFC की विंडो के नीचे ग्रीन पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की। हमने डॉलर को स्टेबलाइज किया। रियासत की जो काइनेटिक पावर थी उसके थ्रू हमने बॉर्डर्स को कुछ बेहतर करके कुछ स्मगलिंग के अंदर बेहतरी हम लेके आए। दीगर इस तरह की चीजें हुई जिसकी वजह से डॉलर अमेरिका के साथ तजारत में शराकतदारी, मैं गुजारिश करूं कि मैं अमेरिका वाली बात पे आता हूं आपकी इजाजत से। डॉलर स्टेबलाइज हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस में कुछ बेहतरी आई, रियासत का उसमें बहुत सारा काम था, ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन इनिशिएटिव वगैरह का काफी इसमें काम था। ठीक। लेकिन उसी पीरियड के अंदर अगर देखा जाए कि जिस सोर्स के साथ हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बेट है कि हम वेस्ट के साथ एलाइड हैं, वो वेस्ट हमें खुद भी थोड़ी हेल्प करेगा। हमारे डिफेंस के अंदर वो हमारा पार्टनर है, F-16 ट्रेनिंग्स, दीगर चीजें हमारी उनके साथ हैं, और वो हमारा इकोनॉमिक पार्टनर भी है क्योंकि हम IMF के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, हम अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या 2023 के एंड में पाकिस्तान के रिलेशनशिप इन वेस्टर्न पावर्स के साथ ज्यादा बेहतर थी या 2024 के एंड में ज्यादा बेहतर है? तो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है कि हर शख्स को पता है कि पिछले चंद महीनों के अंदर ही क्या हुआ, और आने वाले 20 जनवरी को ये गवर्नमेंट कैसे एक्सपेक्ट कर रही है। कुछ और नहीं तो इनके अपने डिफेंस मिनिस्टर के आप बयानात सुन लें तो कभी इस तरह नहीं हुआ कि
आप जिसके ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हो उसके ऊपर नून लीग इस तरह की बात कर रही हो, हालात इतने खराब हो गए कि डिफेंस मिनिस्टर साहब की बातें सुन के, दीगर इनके जो इत्तेहादी है उनकी बातें सुन के पता चलता है कि हमारे वेस्ट के साथ रिलेशनशिप उस तरह नहीं है जिस तरह साल पहले थे। ठीक है। अच्छा आमिना, अगर सॉरी आखिरी बात जी, और अगर ये पूछा जाए कि क्या इमरान खान साहब दिसंबर 2023 में ज्यादा पॉपुलर थे और क्या इस साल उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई और आज वो इतने पॉपुलर नहीं है, यही 4-5 आपके पास लेवल्स है ना कि क्या इंस्टीट्यूशंस ज्यादा क्रेडिबल हैं। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का भी बताया, दीगर इंस्टीट्यूशंस का भी बताया। क्या हमारे फॉरेन रिलेशंस बेहतर हैं, वो भी हमने मुआवजा कर लिया। इकोनॉमी में SIFC ने बहुत सी हेल्प की। बेहतर नहीं हुआ? ओहो, आपके सामने चल रहा है ना कि आखिरी दफा आपको कब याद पड़ता है, आप मुझे, बल्कि मैडम भी मुझे बताएं, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने 3 स्टेटमेंट्स दी अमेरिका की इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज के खिलाफ। आखिरी दफा नून लीग ने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ कब स्टेटमेंट दी थी, ये मुझे बता दें। एक स्टेटमेंट नहीं ये बता सकते, पिछले 25-30 साल के अंदर नहीं बता सकते तकरीबन। मैं आखिरी गुजारिश करूं कि इसी पीरियड के अंदर इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी को बहुत डैमेज हुआ। अली अमीन गंडापुर की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। लोगों ने बहुत से वो जो इंटरनल गौहर साहब की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। सलमान राजा साहब को लोग उस तरह फॉलो नहीं कर रहे, शेख वकास को नहीं कर रहे। ये इन लोगों की क्रेडिबिलिटीज बहुत डिमिनिश हुई, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का इमरान खान के साथ जो ताल्लुक है ये वीकन नहीं हुआ। ये 5-6 ऐसे लेसन्स हैं जिनको इस हुकूमत को और जो लोग भी इस वक्त डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज के अंदर प्रोसेस के अंदर हैं उनको मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनको अगर आप 2025 में एड्रेस नहीं करेंगे तो इसके पाकिस्तान के लिए बड़े दूर असर वो होंगे। ठीक है। अच्छा आमिना, हम लोग नए साल में दाखिल होने लगे। अब जब हम इस साल में दाखिल होने ही लगे, हम ज्यादा दूर नहीं जाते, लेकिन जनवरी तक में क्या होने लगा है इसके बारे में हमें कुछ हद तक मालूम है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें जो कि होने लगी हैं। जैसे अगर देखा जाए अमेरिका में हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे बदल जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत, फिर उससे पाकिस्तान पे बड़ा असर पड़ने लगा है या नहीं भी पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट डिबेट है। फिर उसके बाद 190 मिलियन पाउंड के इसका फैसला वो एक्सपेक्टेड है। फिर मुज़ाकरात की अगर बात की जाए 31 जनवरी की डेट दी गई है, सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई, वो अभी तक चल रही है। सो ये 3-4 चीजें हैं, इनको अपनी नजर में रखते हुए आप क्या समझती हैं कि हम लोग अच्छी डायरेक्शन में इंशाल्लाह जाएंगे, या फिर सबसे पहले वैसे बाय द वे मुज़ाकरात के बारे में बताइएगा कि वो किसी गड़बड़ का शिकार तो नहीं हो सकते? अच्छा नम्रा, पहले मैं मुज़ाकरात वाली बात पे आने से पहले साथ साहब को थोड़ा सा जवाब दे दूं, क्योंकि मैंने तो एक बहुत जनरलाइज्ड कमेंट किया कि जो अच्छी चीजें हुई पाकिस्तान में, और मेरा हमेशा ये ओपिनियन और ये राय जरूर रहती है कि हम पॉजिटिव चीजों को देखेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, बजाय इसके कि हम एक दूसरे की सिर्फ टांग खींचने में लगे रहे। लेकिन आई थिंक साथ साहब का शायद डिफरेंट ओपिनियन था थोड़ा सा, तो मैं इनको ये बताती चलूं कि इनका फोकस सिर्फ इस बात पे रहा जो कि इनके मुताबिक इनको ऐसा लगता है कि जी हुकूमत की पॉपुलैरिटी कम हो गई और इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज्यादा हो गई। ना तो मेरा और ना ही हुकूमत का ये कंसर्न है। हुकूमत का कंसर्न इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की सालमियत, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी है। और उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता दूं। सबसे पहले जिस बात का चर्चा इमरान खान साहब और उनकी जमात करती रही, यूथ एम्पावरमेंट, यूथ एंगेजमेंट, तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो बेहतरी इस बार 2024 के इलेक्शन के बाद इस साल में पाकिस्तान में आई है, वो ये आई है कि पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट और पंजाब कैबिनेट दोनों में जितनी यूथ की रिप्रेजेंटेशन इस साल 2024 में देखी गई, पाकिस्तान जिस दिन से बना है उस दिन से लेकर आज तक नहीं देखी गई। नॉट जस्ट इन कैबिनेट, इन वेरी इंपॉर्टेंट की पोजिशंस, मे इट बी एडवाइजर्स, चेयरपर्सन्स ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक कि आने वाले वक्तों में ये चीज एक बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है कि हम यूथ को किस तरीके से एम्पावर कर रहे हैं, अपनी यूथ के लिए क्या सोच रहे हैं, यूथ के लिए क्या अच्छी चीजें कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है, जो हमारे बायलैटरल टाइज चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ, जो इमरान खान साहब का पूरा दिल था और उनकी बेगम साहिबा ने भी बड़े ही इररिस्पॉन्सिबल बयानात देके कोशिश बहुत की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत बेहतर हो रहे हैं और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि वहां से हम वी आर गोइंग टू एंटर इनटू बिजनेस रिलेशंस विद बोथ दीज कंट्रीज। तीसरी चीज ये है कि हमने जो एजुकेशन के शोबे में काम किया, अभी आज से बिल्कुल एक हफ्ता पहले सिर्फ पिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10,000 स्कॉलरशिप्स जो है वो कॉलेज के बच्चों को बांटी गई। पाकिस्तान के मसाइल
सच में इमरान खान या इमरान खान की रिहाई नहीं है, पाकिस्तान के ज्यादा बड़े मसाइल हैं। और मुझे खुशी इस बात की है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़े या घटे मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान के बच्चे पढ़ेंगे, पाकिस्तान में यूथ एम्पावर हो रही है, पाकिस्तान में यूथ को अच्छे अच्छे काम करने के मौके मिल रहे हैं, गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि 2024 बहुत अच्छा साल था। इसके अलावा आप एक छोटी सी बात ये भी ना भूलें कि इमरान खान साहब खुद अपनी जबान से भी इस बात का इंकशाफ कर चुके हैं कि इकोनॉमी बेहतर हुई। भले उन्होंने एक बुरे अंदाज में कहा, उन्होंने कहा जी इन्होंने आर्टिफिशियली इकोनॉमी को स्टेबल कर दिया, बट उन्होंने खुद इकोनॉमी के स्टेबल होने की बात को एक्सेप्ट किया। और ये वो इमरान खान है जो शायद अगर हम उनका सरनेम भी हम बताने शुरू हो जाए तो वो उससे भी इख्तिलाफ कर लेंगे, सिर्फ इसलिए कि ये हुकूमत ने बताया। उसके अलावा जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है तो मैं समझती हूँ कि इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी के अंदर जो प्रेसिडेंट हमने 2024 के साल में रखा, इंस्टीट्यूशन ने अपनी खुद एहतसाबी करके अपने एक डीजी ISI जो अनटचेबल होता था पोजीशन पे होते हुए भी, पोजीशन से जाने के बाद भी, और मुझे तो लगता है कि शायद वफात के बाद भी उनकी फैमिली भी अनटचेबल रहती थी, उस डीजी ISI का एहतसाब करके उसको कटहरे में लाके इंस्टीट्यूशन ने जो प्रेसिडेंट सेट किया है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा क्रेडिबिलिटी के कोई इंस्टीट्यूशन अपनी कभी बढ़ा सकता था या इससे ज्यादा बेहतर तरीके से किसी चीज को दिखा सकता था। तो इसलिए ये सारी बातें करना, आप सफाई के ऊपर, क्लीनलीनेस के ऊपर करें, वो लाहौर जिसके अंदर आपको जगह जगह कूड़ा पड़ा नजर आता था पिछली हुकूमत में, बुज़दार हुकूमत में, उस लाहौर को छोड़ दें। पूरे पंजाब के अंदर जो सफाई का निजाम हुआ, सो वी नीड टू लुक। ये जो साथ साहब ने ना एक ग्लासेस पहनी हुई है, एक ग्लासेस तो वो है जो इन्होंने असल में पहनी है, फिर इन्होंने एक और ग्लासेस पहनी हुई है जैसे इमरान खान साहब की ग्लासेस है, मुझे लगता है उन्होंने इनको गिफ्ट की है, जो हुकूमत के सारे कामों को इनको का आगे काला पर्दा डाल देती है। तो द थिंग इज कि हमें आवाम को असल बातें, फैक्चुअल बातें और चीजें बताने की जरूरत है। अब इमरान खान साहब अगर हम ये कहते हैं, मान लेते हैं साथ साहब की बात कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो फिर इनको मैं साथ साहब को रिक्वेस्ट करूंगी, इनका पिछले दिनों प्लान बन भी रहा था अडियाला जाने का, कि उनको मेहरबानी करें, मेरी तरफ से दरखास्त कर दें अडियाला जाके कि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, उस पॉपुलैरिटी को पॉजिटिवली यूज करें, बच्चों को पढ़ाई की तलकीन करें, गालम गलोच करने के बजाय अपनी लीडरशिप को पॉजिटिवली जो है वो कंट्रीब्यूट करने की लेजिस्लेशन में तलकीन करें। और जो मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात के ऊपर भी गवर्नमेंट की और अपोजिशन के एटीट्यूड में वही फर्क है जो आज के शो में मेरे और साथ साहब के एटीट्यूड में फर्क है। इन्होंने सारी बुरी बातें गिनवाई हुकूमत की, लेकिन मैंने सिर्फ अच्छी बातें पाकिस्तान के फायदे में बताई है। नहीं, देखिए सबसे पहले मैंने सिर्फ मैं इनकी बुराइयां भी कर सकती थी। एक जुमला गुजारिश करूं मैडम, साथ साथ मुझे खत्म करने दीजिएगा। कप्तान की बुराइयां भी कर सकती थी जैसे इन्होंने की, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम एक पॉजिटिविटी के एनवायरनमेंट को फरोग दें और अपनी आवाम को, अपने बच्चों को, अपनी यूथ को, जिनके माइंड्स को इन्होंने पोल्यूट किया हुआ है, बल्कि आई वुड से हिप्नोटाइज किया हुआ है, उनको अच्छी चीजों की तरफ लेके आए, पॉजिटिव चीजों की तरफ लेके। ठीक हो गया। साथ साहब आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहिए? मैं इस पे जरूर कमेंट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश मैडम से इतनी सी है कि आप सारी बातें सही करती हैं और हम सारी बातें, हम तो गुमराह हैं, पता नहीं कौन सी एनके लगाई हुई हैं और वो किधर से हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बाकी लोगों को भी वही खुशगवार एनके लगें जो मरी से मिलती हैं या रायवंड से मिलती हैं, या जो शायद असेंबली के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ मिलती हूँ। हम तो चाहते हैं कि हम सबको भी मिलें। हम तो ऐसे ही इधर बैठे हुए हैं, किसी तरीके से हल्की सी रोजी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, हमें भी वो आप मेहरबानी करके ना किसी को सिफारिश करें कि हमें भी थोड़ी सी वो ग्लासेस भिजवाएं। लाहौर में थी उस टाइम हमारी इतनी सी गुजारिश है कि चले और कुछ नहीं तो जो ग्लासेस अभी रिसेंटली पंजाब असेंबली के अंदर मेंबरान में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, उनके तनख्वाहों और दीगर चीजों के पर्सपेक्टिव में, अगर इस तरह की एक कानून साजी हम गरीबों के लिए भी कर दें तो शायद हमें भी इस हुकूमत के फजाइल थोड़े ज्यादा नजर आए। और एक जुमला सिर्फ कि मैडम ने कहा कि ये हुकूमत यूथ को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो जितने भी लोग थे ना जो बाबे बाबे हो गए, जिनसे अब आया नहीं जाता पार्लियामान में, सब उन सब के बच्चों को ना इन्होंने MPs और MNAs और मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स लगा दिया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिल्कुल मैं मैडम की बात से 100% एग्री करता हूं। मैडम, ये यूथ ही तो है इस पाकिस्तान की जो आपके साथ है। अगर ये यूथ आपके साथ ना होती जितनी आपने, मैं तो यूथ हूं, जितनी आप आपने मानने से इनकारी हैं। मैं तो
मैं तो मैडम एक कमजोर सा बुजुर्ग हूँ आपके सामने, मेरी गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तान की यूथ है, हुकूमत लेकर आई है। आप सब बातें सही कर रही हैं, आपसे क्या हमारी लड़ाई? एक तितली का एक तूफान से क्या मुकाबला मैडम, हम आपसे कहां लड़ सकते हैं? सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि वो जो यूथ सारा पाकिस्तान का आपके साथ है ना, जरा उससे एक दफा बात तो करके देखें, कुछ ज्यादा नहीं तो सोशल मीडिया उठा लें, वो आपको बता देंगे कि वो किसके साथ। चलें ठीक है जी नाज़रीन, जहां पे हम इस साल की बात कर रहे हैं, ये साल इख्तिताम पजीर हुआ, नए साल में हम दाखिल होने लगे। कुछ अच्छी चीजें जो इस साल, लेकिन कुछ बुरी चीजें भी हैं जो इस वक्त हो भी चुकी हैं, जो जारी भी हैं। उनमें एक जो बिगड़ती सूरत हाल है वो पारा चिनार की है। पारा चिनार के अवाम इस वक्त 70 दिन से ज्यादा वहां पे सिर्फ सड़कें बंद है, उनके पास खुराक नहीं है, वहां पे अद्वियात नहीं है। गवर्नमेंट्स जो भी, चाहे वो सूबाई है या फेडरल गवर्नमेंट, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पाकिस्तान के हर एक शहरी की तरफ। उस पर बात होती है कि ये जिम्मेदार कौन है इसका, और फिर इसका हल क्या है। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कुरम की जो कशीदा सूरत हाल है वो बदस्तूर बरकरार है। ग्रैंड जिरगा कबाइल के दरमियान जो अमन मुआहदा है वो इस वक्त करवाने में ताहाल नाकाम है। टिल पारा चिनार की अगर बात की जाए, मरकजी शारा 2 अक्टूबर से इस वक्त बंद पड़ी है। अपर कुरम के 100 से ज्यादा इलाके जो है उनका जमीनी राबता पूरे मुल्क से मुनक़ता है। खाने पीने की बात कर ली जाए, अद्वियात की बात की जाए, वहां पे उनकी अद्वियात की कमी से नए बहरान का खदशा इस वक्त पड़ रहा है। कल तक की इत्तलात के मुताबिक जो ऑफिशियल नंबर है, बाय द वे मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, 130 का है जो बच्चे इस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे। कुरम में मुजाहिरीन से यकजहती के लिए इस्लामाबाद, इसके अलावा लाहौर, कराची, मुल्क के दीगर शहरों में एहतजाज भी जारी है। मगर रियासत की खामोशी यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये खामोशी क्यों है? ये खामोशी बहुत अलमनाक है। सख्त ठंड है वहां पे, और पाकिस्तान का एक इलाका जो कि रियासत की नाहली की वजह से इस वक्त महसूर हो चुका। इस पे बात करते हैं। साथ साथ जो सबसे पहले तो हम सूबाई हुकूमत की गफलत पे आते हैं। सूबाई हुकूमत की गफलत, जब वहां पे ये सब हो रहा है, यहाँ पे सियासत चमकाई जा रही है, आप इस्लामाबाद आ रहे हैं, आप सिर्फ अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या अपना पॉलिटिकल करियर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सो ये गफलत सबसे पहले इसका जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को समझते हैं? सर्टेनली, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। 2024 की सबसे अच्छी बात मैडम देखिए, हम चाहते हैं कि आपको खुश करते हुए साल का इख्तिताम करें। बस हम यही कहा है 2024 की सबसे अच्छी बात। हम तो महसूम हैं। अभी आप अगले सवाल पे कहेंगी 2024 की सबसे बुरी बात। मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। इसमें एडवांटेज अच्छी बात ये कि मैं थोड़ी सी बात बिल्कुल कह के अगर खामोश हो जाऊं तो वो मैडम बाकी का वक्त खुद पुर कर लेंगी मेरी तनकीद से। तो इस तरह मुझे हुकूमत के हक में या पीटीआई की तनकीद में ज्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैडम उस वक्त को जरूर किसी तरीके इस्तेमाल करेंगी। आपकी खिदमत के लिए तो हुकूमत में आए हैं, आप जैसे कहेंगे बेशक। इसके अंदर कोई दो राय नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि सारी दुनिया के अंदर आप प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स जरूर करते हैं। ये जमहूरी हक है, ये हमारे आइन के अंदर तहरीर शुदा हक है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल राइट्स का हक है, ये वैसे एक इनहेरेंट राइट है। आपके पास हक है कि आप सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। अगर मैं गलत भी कह रहा हूं तो मेरे पास हक है कि मैं पुरअमन अपना एहतजाज उस गलत बात के ऊपर करता रहूं। अगर मैं कहूं कि जी हमें दिन को रात और रात को दिन कहना चाहिए, तो सो लॉन्ग एज मैं जाके किसी को मारना ना शुरू कर दूं, मैं सड़क के ऊपर एक बैनर पकड़ के कहूं कि रात को दिन और दिन को रात कर दें, तो ये मेरा जमहूरी हक है। प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स सारी दुनिया में होती है, लेकिन वो लोग जो, या वो पॉलिटिकल पार्टीज या वो अशखास जो प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स तो कर रहे हों लेकिन किसी लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर भी शामिल हों। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका के अंदर इस वक्त एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, लेकिन जो अमेरिका की 50 रियासतें हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जिनके गवर्नर्स रिपब्लिकन हैं, यानी कि वो प्रेसिडेंट की पार्टी के नहीं है, उनकी पॉलिसीज के मुखालिफ हैं। तो वो रोज उसके ऊपर बात तो करते हैं, प्रेसिडेंट की तनकीद की, प्रेसिडेंट की, उनकी पार्टी की, उनकी पॉलिसीज की तनकीद करते हैं। लेकिन अगर उन रियासतों में कहीं पे कोई तूफान आ जाए, कोई हरिकेन आ जाए, हरिकेन कटरीना आ गया था, दीगर इस तरह के हरिकेन्स आ जाएं, तो उस क्राइसिस के सामने वो अपनी रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स के पीछे छुप के ये नहीं कर सकते कि काम ना करें। वो अपनी सर्विसेज उस क्राइसिस के अंदर, कहती है कि 18वीं तरमीम के बाद फिर वो सूबाई जिम्मेदारी आ जाती है। नहीं, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि जो
गवर्नर है, जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा, जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है वो ऑपोजिशन के अंदर भी हो, अगर सूबे का कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑपोजिशन में भी हो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन अगर सूबे में वो हुकूमत में है, किसी स्टेट में वो गवर्नर है, तो वो ये नहीं करता कि क्योंकि मेरी फेडरल गवर्नमेंट से, प्रेसिडेंट से बन नहीं रही तो मैं अपने स्टेट के काम नहीं करूंगा। वो वहां की हेल्थ केयर, एजुकेशन, खास तौर पे इमरजेंसी फैसिलिटीज, जहां पे कोई खुदा न खास्ता टेररिस्ट अटैक हो जाए, कोई नागहानी आफत आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, उन चीजों के ऊपर अपनी गवर्नेंस को पूरा करते हुए, अपने काम को पहले से ज्यादा करते हुए, एक हाथ से वो काम करते हुए दूसरे हाथ से आप प्रोटेस्ट करते हैं। आप दोनों हाथों से अगर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे तो गवर्नेंस कौन करेगा? मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। दुआ ये है, स्टैंडिंग ओवेशन देने की इजाजत है मुझे, मैं बहुत खुश हूं। मैडम सीरियस मैं आज बहुत खुश हूं। सीरियस बात हो रही है। लेकिन आमिना बताइएगा, आखिरी जुमला प्लीज, सीरियस ऐड कीजिएगा। हमारी तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स को, ख्वाह वो पीटीआई की गवर्नमेंट फेडरल में हो और हमजा शहबाज साहब की गवर्नमेंट पंजाब में हो, ख्वाह वो पीटीआई की गवर्नमेंट फेडरल में हो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में हो, ख्वाह वो नून लीग की गवर्नमेंट फेडरल में हो, पीपल्स पार्टी की बलोचिस्तान में हो, किसी जगह पे भी, ख्वाह वो कच्चे का इलाका पंजाब में हो या सिंध के अंदर, थर के अंदर पिछले साल 186 बच्चे पानी ना मिलने से मर गए, वो इवेंट्स हों, या बलोचिस्तान के अंदर जो बर्बरियत की जा रही है दोनों तरफ से, कुछ ऐसे अलहदगी पसंदों की तरफ से जो रियासत को नहीं मानते, और फिर रियासत की फोर्स के अंदर जो कोलैटरल डैमेज होता है, ख्वाह वो केपी के अंदर पारा चिनार के लोग हों, ख्वाह वो इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर 26 नवंबर हो, अगर सियासतदान लोगों को अपने अपने मुतल्लिका शोबे में, अपने मुतल्लिका गवर्नेंस की अथॉरिटी में जो सूबाई पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 18वीं तरमीम के बाद, उस पे सूबाई हुकूमत, जहां पे नेशनल सिक्योरिटी टाइप चीजें हैं, वो एक नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ सूबाई पावर नहीं है, पुलिसिंग सूबाई पावर है, नेशनल सिक्योरिटी फेडरल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आर्टिकल 142 B3 के नीचे 2B के नीचे फॉल करती है, जहां पे क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर के ऊपर प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट दोनों की पावर है, 18वीं तरमीम में प्रोटेक्ट किया गया आर्टिकल 142 143 के नीचे। अपनी अपनी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों को पहुंचाने के अंदर कामयाब नहीं होंगे, अली मीन गंडापुर साहब अगर गवर्नेंस सारी ठीक कर रहे होते तो इवन दो वो अपनी पॉलिटिकल साइड पे लोग उनके सपोर्टर्स उनसे नाला हैं, अगर गवर्नेंस सारी ठीक कर रहे होते तो शायद फिर भी अपने सूबे में ज्यादा पॉपुलर होते। इमरान खान साहब के वक्त के अंदर जब वो भी अंदर नहीं थे और पहले से नून लीग की वफाक में गवर्नमेंट थी लेकिन केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट चल रही थी, तो 2018 में इमरान खान साहब के पास सबसे बड़ा नारा कोई और नहीं था, कोई 35 पंक्चर नहीं थे। इमरान खान साहब के पास उस वक्त नारा था कि हमने केपी में हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया जो हम बाकी जगह पे भी करेंगे। आप गवर्नेंस पे फोकस करेंगे तो चीजें आगे चलेंगी, अगर गवर्नेंस छोड़ के प्रोटेस्ट करेंगे तो ये किसी के हक में नहीं। ठीक है, आमिना ये बताइएगा कि आपने बड़ी लेट जो है वो वजीर दाखिला को भेजा, फिर उन्होंने वहां पे जो पॉइंट्स डिस्कस किए उस पे प्रैक्टिकली अमल दरामद नहीं हो पाया, वो अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। वजीर आजम क्यों नहीं गए अभी तक वहां पे जाके सिचुएशन को देखा, क्यों नहीं टैकल करने की कोशिश क्यों नहीं की उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए था? क्या नहीं समझती हुकूमत के वहां पे जो सूरत हाल है उसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पे भी आती है? और खैबर पख्तूनख्वा कहीं पाकिस्तान से बाहर का इलाका नहीं है तो पाकिस्तानी ना। बिल्कुल नमरा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक तो मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि साथ साहब ने हर किसी की बुराई की लेकिन उनको पंजाब में बुराई करने के लिए कुछ मिला नहीं। सिंध को भी बोला, बलूचिस्तान को भी बोला, इस्लामाबाद को भी बोला, लेकिन पंजाब की उन्होंने कोई बुराई नहीं की। आपने कच्चे के डाकू वाली बात नहीं, कच्चे के डाकू वाली बात आप सुन नहीं रही थी, शायद वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि आपका वो कनेक्शन थोड़ा सा ऑफ हो गया, कोई इस तरह का। मेरा ख्याल है पंजाब वाली बात आपको सुनाई भी नहीं देती। आई एम ग्लैड, और मैं ये चाहती हूँ नमरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की किसी भी कोने में, किसी भी घर में, किसी भी इलाके में, किसी भी जगह पे, पब्लिक प्लेस में, कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट, वजीर आजम जो है वो एक इस्लामाबाद के वजीर आजम नहीं है, वो पूरे मुल्क के वजीर आजम है। और वजीर आजम की अपनी भी यही सोच है और उन्होंने डे वन से इसी सोच को जो है वो आगे लेके चले।
जहां तक बात स्पेसिफिकली पारा चिनार के इंसिडेंट की है, तो आपको पता है कि वजीर आजम की इन चीजों के रिलेटेड वजीर आला KPK से नशिस्त भी हुई, डिस्कशंस भी हुई, और उन्होंने ही वजीर आजम की मुशावरत और वजीर आजम के कहने पे ही वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वहां गए। ऑब्वियसली हर चीज के लिए, हर किसी चीज के लिए ड्यूटीज असाइंड होती हैं, और मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकली स्पीकिंग ज्यादा बेहतर भी था मोहसिन नकवी साहब का वहां जाना, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह की हिस्ट्री अली अमीन गड्डापुर साहब की रही है और जिस तरह की लैंग्वेज और जिस तरह के बिहेवियर्स वो डिस्प्ले करते रहे हैं, तो एक कंट्रोवर्शियल शख्स जिसको वो कहते हैं जी मैं इससे बात करना पसंद नहीं करता, मैं असला लेके जाऊंगा, इसको कुर्सी से हटाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो शख्स अगर वहां चला जाए तो उसका कोई मेरा ख्याल है ये जानबूझ के और एजिटेशन को, इस वक्त हमारा मकसद पॉइंट स्कोरिंग करना नहीं है, नंबर लगाना या सोशल मीडिया पे वीडियो चलाना नहीं है कि वजीर आजम साहब जो है वो वहां आ गए। असल मकसद ये है पारा चिनार के लोगों का मसला हल करना, उनकी मुश्किलात को हल लेकिन करना। आमिना, आप नहीं समझती कि इमरान खान पे तनकीद करने का हुकूमत के पास वक्त है, केसेस से डील करने का वक्त हुकूमत के पास है। आपकी काबीना का जब कोई इजलास होता है उसमें अरकान को मजीद जो है वो इन्वॉल्व करने के या शामिल करने के फैसले के लिए वक्त है। अभी अगर बात करी जाए वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद तौकीर शाह का इजाफा, इसके अलावा दीगर नाम भी काबीना में शामिल करने के लिए, ये सब सामने आ रहा है। ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या हमारी टॉप डिबेट, या फिर हमें जिस पे सबसे पहले काम करना चाहिए वो पारा चिनार है, और फिर ये बहुत सीरियस मैटर है, वजीर आजम को उसको खुद टेकअप करना चाहिए? नहीं, तो हम तो ये नहीं कह रहे, मैंने तो इस मैंने डिनाई किया, ना वजीर आजम ने डिनाई किया, ना फेडरल कैबिनेट ने डिनाई किया। इशू इज फेडरल गवर्नमेंट आपको सपोर्ट दे सकती है, आपको फाइनेंसेस दे सकती है, आपको रिसोर्सेज दे सकती है, बट एग्जीक्यूशन तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ही करनी है ना। वजीर आजम खुद जाके वहां पे एक एक शख्स को रेस्क्यू तो नहीं कर सकते। एग्जीक्यूशन मोहसिन नकवी साहब के वहां जाने का मकसद ही ये था, वहां पे प्रॉपर एक प्लान चॉक आउट किया गया। उन्होंने उनको कहा कि उन्होंने मीडिया टॉक में भी कहा कि जी मैं आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर दिस कॉज, ही इज ट्राइंग टू हेल्प देम आउट। अगर अब वो, मैं खुद इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहती, लेकिन अगर वहां की जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो खुद अगर इस चीज के बारे में सीरियस नहीं हो रहे, तो मेरा हाल है वजीर आजम की तरफ से तो 100% सपोर्ट है। और वजीर आजम ने भी ये बात कही कि मोहसिन नकवी साहब को वहां इसलिए भेजा है कि फेडरल गवर्नमेंट पारा चिनार के लोगों के साथ खड़ी है। अब वजीर आजम इसी हद तक कर सकते हैं ना। वजीर आजम की तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने तो आपको ये कहा कि किसी भी मुल्क में, शहर में, गांव में कहीं कोई बच्चा, एक बच्चा भी अगर मरता है, आमिना एक सेकंड में साथ साहब को कमेंट देना चाहूंगी। साथ साहब, वजीर आजम सिर्फ यही कर सकते हैं कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर दें, या फिर वहां पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है? मैंने फाइनेंशियली नहीं कहा नम्रा, दैट्स नॉट व्हाट आई सेड। आई सेड रिसोर्सेज, अलाउंसेज, फाइनेंसेज, हर फाइनेंशियली हो गया सपोर्ट। आई डिड नॉट से रिसोर्सेज आर नॉट फाइनेंसेज। ठीक है, लॉट ऑफ अदर काइंड ऑफ रिसोर्सेज। उनको मैन पावर चाहिए, उनको फेडरल मैन पावर जो है वो दे सकती है फेडरल गवर्नमेंट। कमाल है वो ना, इंसान को ना जब वो गड़ा खोद रहा हो ना 30 सेकंड्स में जी, तो ज्यादा नहीं खोदना चाहिए। गुजारिश ये है कि आईने पाकिस्तान पढ़ लें। आईने पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वफाक की एक्सक्लूसिव डोमेन के अंदर है, और कुछ हिस्सा आर्टिकल 142 के नीचे कंबाइंड डोमेन में है प्रोविंस और वफाक के, और फिर कुछ पुलिसिंग का सिस्टम, जो लॉ एंड ऑर्डर की पुलिसिंग का सिस्टम है, वो डिवॉल्व्ड है। अगर वफाक का ये ख्याल है कि वो कुछ रिसोर्सेज देके, यानी कि 2 गाड़ियां, 4 बंदूकें और कुछ पैसे देके इससे अपनी जान छुड़वा सकते हैं, तो मैं इतनी सी गुजारिश करूंगा कि आपके पास ज्यादा अच्छे तो तारड़ साहब से, अताउल्लाह तारड़ से या मंसूर अवान से आप क्या इस पे कानून पूछेंगे, किसी इंडिपेंडेंट शख्स से, मखदूम अली खान आपके एडवाइजर रहे हैं, मखदूम अली खान साहब से इस पे पूछ लें। वो आपको आइन के अंदर बता देंगे कि ये सिर्फ प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है, ये वफाक और प्रोविंशियल का कंबाइंड सब्जेक्ट। चलें, ठीक हो गया। अब नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है ब्रेक के बाद। जब हमारे पास हम टॉपिक से जो डिस्कशन में लेकर आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सदर ने सोसाइटीज एक्ट पर दस्तखत कर लिए। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बताया गया कि सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत करने के बाद अब ये जो वो बाकायदा तौर पर कानून बन चुका। कानून की शक्ल इसने इख्तियार कर ली। गुज़िश्ता रोज JUIFA के जनरल सेक्रेटरी राशिद सोमरो ने लाड़काना में सदर से मुलाकात की थी। उससे कबल 13 दिसंबर को अगर देखा जाए तो 13 दिसंबर को सदर की जानिब से मदारिस बिल पर कुछ एतराजात सामने आए थे, गालिबन 8। सदर मुमलिकत ने कहा था कि दोनों कवानीन जो हैं, दोनों कवानीन की मौजूदगी में नए कानून साजी मुमकिन नहीं। सो अब तो खैर ये हो चुका सब कुछ। साथ साहब, ये मामला पहले बड़ी हमें नजर आया था, इनमें डिले आ रहा था, कुछ एतराजात सामने आए थे। ये जो 8 पॉइंट्स थे सदर की तरफ से, वो एकदम से कहा गए कानूनी एतबार से प्लीज बताइएगा कि किस तरह से मनाया गया होगा JUIF को।
ये खबर मैंने आपको पिछले हफ्ते दे दी थी कि अगले हफ्ते ये पास हो जाएगा. अगर आप भूल गए, लास्ट वीक वी डिस्कस दिस इन द शो. जी जी जी, हमने बिल्कुल किया था, लेकिन हम कानूनी एतबार से मैं जरा जानना चाहते बल्कि, हैं कि ये जो क्योंकि- पॉइंट्स थे 1860 से लेके, खैर ये तो एक लंबी डिबेट है, लेकिन ये है कि इस पे जो देखिए मैडम, वज़ीर-ए-आज़म के क्योंकि आपने सदस्य एक ऐसा एतराज़ात सवाल पूछा कि मौलाना साहब को कैसे मनाया गया होगा, क्या तरीके होंगे. हाँ, कानूनी तो इसमें बहुत सारी बहस हो सकती है, जो कि हम इंशाल्लाह करते रहेंगे, डेवोल्यूशन की, स्टेट पावर की, मॉनिटरिंग की, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की. लेकिन क्योंकि आपने कहा कि हुकूमत ने कैसे मनाया होगा मौलाना साहब को, और हुकूमत के पास मनाने के लिए कैरेट भी है और स्टिक भी है. और मैडम हमारी क्योंकि यहाँ मौजूद हैं और वो हमें हफ्ता पहले ही बता चुकी थी कि ये काम होने वाला है. वो जैसे अटॉर्नी जनरल ने नहीं जाके, मंसूर वान साहब ने हफ्ता पहले ही अदालत में बता दिया था कि वो 4 दिन बाद नईम पंजोता साहब फुलानी जगह से मिल जाएंगे, इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे. इसी तरह मैडम ने भी बता दिया था कि मौलाना साहब मान जाएंगे. तो इन्हीं को वक्त देते हैं. बताएं मैडम कैसे मनाया फिर. नहीं प्लीज 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 ये बताएं ना, हम तो जानना चाहते हैं. हम तो जानना चाहते हैं आपने पिछले कैसे हफ्ते में मनाया. खबर दी थी, तो मतलब जाहिर है आपको फिर पता है इस बारे में कि किस तरह से ये जो क्या हुआ? कानूनी कुछ पहलू थे या नुक्ते थे, इसके अलावा फेटफ की बात हो रही थी, कुछ प्रेशर की बात हो रही थी, वो कहाँ गया? हम ये डिस्कस कर चुके हैं पिछले हफ्ते भी कि कानूनी तौर पे तो वैसे भी अगर वो कंसेंट नहीं भी करते तो वो दोबारा जब प्रेसिडेंट के पास आता तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता. बट ये मैंने आपको ये बताया था, इसमें कानूनी पहलू से ज्यादा सियासी पहलू ज्यादा है कि उसके अंदर उसकी पूरी एक मीटिंग हुई थी और उसमें पूरी डिबेट डिस्कशन के बाद आपको याद होगा कि मौलाना साहब ने बाहर आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि मामला अब हल होने जा रहे हैं और सारा कुछ. तो मैडम कैसे मनाया उस मीटिंग में? क्या चाय और पेस्ट्री या क्या कॉम्बिनेशन था, बताएं ना जरा. वो वाली पेस्ट्रीज खिलाई थी जो हमने आपको खिलाने से मना किया, जिसकी वजह से आप आज तो हम ज्यादा पेस्ट्री से तरीका क्या था? आपको हमने खाने नहीं दी थी ना जो पेस्ट्रीज, वही वाली पेस्ट्रीज खिलाई थी. बच गई थी ना, हम तो ऐसे ही कमजोर से लोग हैं. आपने तरीका क्या अपनाया, जरा अंदर का गुर तो बताएं कि फिर क्या हुआ उस कमरे में. हम आपको तो नहीं बता सकते, आप तो आवाम को बता दें, चले मुझे ना बताएं. कफन पहनने की सियासत करें आप, टी शर्ट के ऊपर वो व्हाइट और रेड. नहीं, आपने तो 1983 लिखा है, लेकिन आप लोग तो जूतों पे भी 804 लिख रहे हैं. नहीं मैडम, भी 804 लिख रहे हैं और असला लिख. अच्छा ये बताएं कि मनाया कैसे. आपने क्या करना है, ये सुलह सफाई की बातें सीखिए, आप लड़ने झगड़ने की बातें सीखिए अपने कप्तान से. मैडम सही है, चलें बताइएगा. बताइए तो सही, अंदर का राज तो बताएं. मौलाना साहब को कैसे मनाया. नहीं नम्रा, दैट्स व्हाट आई सेड. देखिए ये तो इंटरनल बहुत सारी चीजें होती, कैसे बनाया, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड. इंटरनल ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग की बात हो रही थी, दीगर जो पॉइंट्स थी, इंटरनल देयर इज नथिंग स्पाइसी. जब दो सियाने लोग एक कमरे में बैठते हैं और बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, तो उनका हल निकलता है. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली अगर साथ साहब का दिल है कि वहां पे कोई इमरान खान बैठा होता, इनका कप्तान बैठा होता, जो दरवाजे से बाहर निकल के कहता कि आग लगा दूंगा, बिल जला दूंगा, कुछ नहीं होगा, मुल्क नहीं चलने दूंगा, बिल नहीं पास होने दूंगा, तो ऐसा तो नहीं होता ना. ठीक है साथ साहब. There's two political parties who were sitting together, they consented. उसमें बहुत सारी चीजें अंडर डिस्कशन आई, बहुत सारी चीजें अंडर डिस्कशन आई. उसके ऊपर इवेंचुअली हमने ये डिसाइड किया, दोनों फरीकों ने मिलकर ये चीज डिसाइड की कि वी विल गो फॉरवर्ड विद दिस. और हुकूमत का पहले दिन से यही मौकफ था. हुकूमत ने पहले दिन भी यही चीज की, हमें क्लोजिंग की तरफ जाना है, कशीदगी को खत्म करना चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि ये लड़ाई आपस में बढ़ती है. साथ साहब 20 सेकंड्स, मुझे 20 सेकंड्स क्लोजिंग. बस 20 सेकंड्स ये कि जिस हिजान की कैफियत में मैडम ने ये जवाब दिया है, जिसका ना कोई उसमें से इंफॉर्मेशन निकली, ना कोई पता चला, ना आवाम को, जिस हिजानी सी कैफियत में, अगर वहां तो इमरान खान नहीं था वरना तो नहीं. और भाई गुजारिश ये है, आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, आपने कैसे मनाया, इस बात का आप जवाब नहीं देना चाहते, सिर्फ बहस करना चाहते हैं. और कैसे मनाया, उस तरह मनाया जो आपको करना नहीं आता. बस कमाल है. कमाल है. होपफुली इन इस्लाम. हैप्पी न्यू ईयर मैडम. साथ साथ बहुत शुक्रिया आमिना, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम इंशाल्लाह आपसे अगले साल मुलाकात होगी, एंड आई होप सो वी ऑल विल हैव अ रियली गुड स्टार्ट इस साल के लिए. एंड जो उम्मीद है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए अगला साल निहायत बेहतरीन होगा इंशाल्लाह. इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज.